मेहमान रक्षा विशेषज्ञ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जम्वाल सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और इस बीच हमारे न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सोढ़ी सर, आपसे ही जानकारियां हासिल कर लेते हैं कि घाटी से सीधे सीधे तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं इस फरीदाबाद मॉड्यूल के। अभी घाटी में किस तरह की हलचल हम देख सकते हैं? सर, आपने बीते कल कहा था कि आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा रेड हम देश के मुख्तलिफ इलाकों में देख पाएंगे। देखिए जैस्मिन, जैसे कल भी इस बात का मैंने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज जो कश्मीर घाटी में काम कर रही हैं, कल से ही कई इलाकों में जो है वो दबिश देनी शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि 2 लोगों को डिटेन किया पुलवामा से। अभी जो जानकारी मिल रही है उनकी शिनाख्त पे कई और लोगों को डिटेन किया है। हालांकि अभी किसी को फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट वाले केस में कश्मीर घाटी से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में जैस्मिन एक सिक्योरिटी जो है उसको बीफ अप कर दिया है। हर जगह पर अभी रेड्स हो रही हैं, तलाशी कार्रवाई चल रही हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो उन आतंकवादियों के जो सरेंडर्ड आतंकवादी हैं या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान से आतंक को फैला रहे हैं, उनके घरों में लगातार दबिश चल रही है। आज सुबह से ही, इनफैक्ट कल रात से ही जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सहयोग कर रही है अपनी सिस्टर एजेंसीज का, स्पेशली दिल्ली में। कल रात को ही जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी जम्मू कश्मीर सीआईडी की एक टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सीआईडी टीम है, वो वहां मौका वारदात पे पहुंची थी, स्पॉट पे पहुंची थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। और वहां पर जाके उन्होंने जो लोकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उनका सहयोग किया। तो अभी पूरे जम्मू कश्मीर को अलर्ट पे रखा गया है। जम्मू के आज जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग हुई, उसमें जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नलिन प्रभात, वो भी वर्चुअली मौजूद थे उस मीटिंग में। कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे और हमें यह बताया गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कड़े निर्देश दिए हैं कि इस पूरी साजिश के तार जहां जहां भी हैं, जम्मू कश्मीर में या देश के किसी भी इलाके में, उसे पूरी तरह से खंगाला जाए, उसे पूरी तरह से सामने लाया जाए। और जो भी लोग इस वारदात में इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल। राजन जम्वाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पर सोढ़ी जी ने डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह से इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अब इस पर गहन जांच पड़ताल की जा रही, लेकिन सबसे पहले क्या राजन जम्वाल जी, ये नहीं लगता है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनकी तारीफ होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ये तो सिर्फ सर नमूना है। अगर आप देखिए फरीदाबाद मॉड्यूल, अगर इसका पर्दाफाश नहीं होता तो बहुत बड़ी नापाक जो हरकत है वो अंजाम दी जा सकती थी। देखिए, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 200-250 केजी अमोनियम नाइट्रेट का जो ब्लास्ट हुआ है, यही अगर 3 टन का होता कहीं पे एंड कोई स्टडी जगह पे होता, कितना नुकसान कर सकता था। कार की जगह वो ट्रक यूज कर सकते थे। तो जो हो सकता था उसको प्रिवेंट किया गया। पर फिर भी ये सवाल तो रहता है ना कि भाई ये देखिए, अमोनियम नाइट्रेट कोई मतलब मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं है, ये बेसिकली एक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। हाँ, इसको जब मिलाया जाता है आरडीएस के साथ तो एंटेक्स करके एक्सप्लोजिव तैयार होता है, टीएनटी के साथ मिलाया जाता है तो एंटोल करके एक्सप्लोजिव तैयार होता है। इस प्रकार अलग अलग एक्सप्लोजिव का मिक्स करके काफी एक्सप्लोजिव तैयार किए जा सकते हैं। और ये खुद में एक इंसिडरी है। इंसिडरी मतलब आग लग फैलाने वाला। और इसमें आप देखिए कि ज्यादातर कैजुअलिटीज कैसे हुई हैं हमारी, कि आसपास की कारें में विस्फोट के बाद उनमें तुरंत एकदम जोर की आग लग गई एंड लोग बाहर नहीं आ पाए, जल के मतलब एकदम कैजुअलिटीज होगी। तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज वैसी हैं। अगर ये किसी बड़ी संवेदनशील जगह पे होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था।
बट सवाल फिर भी उठता है कि मतलब देखिए, वो आदमी समझता है कि वो 100 बार ट्राई करेंगे, एक बार निकल जाएंगे, देखते हैं, पर उस एक बार को रोकने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कल ही शाम को कश्मीर से आया हूँ। इनफैक्ट जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैं जम्मू में अपने घर में पहुंचा ही था, जब मतलब ये ब्लास्ट हुआ है। तो कश्मीर की हालत हमें पता है, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमजोरियां हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में भी है। मैं आपको खुलेआम बताता हूं, बेसिकली कंपटीशन है, सिनर्जी नहीं है। कई लोग हैं जो बहुत लोग जो पहले पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते थे, अब एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो वो एजेंसी उनको बाकी एजेंसी जमाल सर आप इस चीज को लेकर मैं आऊंगी आपके पास, ये एक अलग मुद्दा है, इसको लेकर मैं आपको, लेकिन देवनाथ सर, इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने कहा कि जांच एजेंसियों की तारीफ होनी चाहिए, मुझे ये भी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे पहले तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की निशानदेही पर, चाहे फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडा फोड़ हुआ हो या फिर अनंतनाग में उस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल का मिलना हो, काजीगुंड में चाहे डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हो, ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर हुई हैं। और कई बार आप पहले डिबेट में हम मिल चुके हैं और आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो सेना और पुलिस के बीच होना चाहिए, क्योंकि जनता से सीधा कांटेक्ट सबसे पहले पुलिस का होता है, फिर सेना या फिर किसी जांच एजेंसी का। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि JNK पुलिस बहुत ही शानदार काम कर रही है। अगर हम श्रीनगर जाएं, अवंतीपुर जाएं, दक्षिण कश्मीर में जाएं एज ए टूरिस्ट, हमको भी आइडिया हो जाएगा कि चप्पे चप्पे पर JNK पुलिस ने बैरिकेड्स खोले हुए हैं। टोल नाकों पे उनके जवान मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। किसी भी रास्ते को जब सुबह खोला जाता है तो रोड ओपनिंग पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो कमांडो है वो आरोपी चलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने स्पेशल दस्ते भी तैनात किए हुए हैं जो कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पे नजर रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि JNK पुलिस का बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन है हिमाचल पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ। इसी के तहत दिल्ली पुलिस को आज से 3 दिन पहले ही सहारनपुर में संदिग्ध गतिविधियों का और उसके बाद फरीदाबाद में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता लग गया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि और भी क्लोज कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और क्लोज कोऑर्डिनेशन करने के जो अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। होता यह है कि पहले JNK पुलिस, BSF, CRPF और आर्मी की जो मीटिंग होती थी वो हफ्ते में एक बार होती थी, लेकिन आजकल हर रोज सुबह 9 बजे सब फोर्सेस के जो लोकल कमांडर हैं वो एक मीटिंग करते हैं और आपस में एक दूसरे को जानकारी देते हैं और सलाह मशवरा करते हैं। वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे SDM, DM, पटवारी, ग्राम पंचायत लेवल पर, वो भी बहुत अलर्ट हो गए हैं। उनकी भी ट्रेनिंग की गई है और उन्हीं के शिनाख्त पर काफी जगह पर आतंकवादियों की धरपकड़ हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच तेजिंदर सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अब ये लगातार कार्रवाइयां हम देखेंगे आगे आने वाले समय में भी, और जिस तरह से अभी गृह मंत्रालय में भी ये मीटिंग हुई है, बार बार मेरे जहन में ये सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दोहराया था कि एक भी हिमाकत अगर हमारे देश के ऊपर अब हुई पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो फिर इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। क्या हम ये कहें कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए, या फिर हम इसको लेकर स्ट्रैटेजी भी तैयार करेंगे और फिर हम इस पर धावा बोलेंगे? देखिए जैस्मिन, ये जो सवाल है कई लोग ये पूछ रहे हैं, कल से जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि भारत ने अपनी जो डॉक्ट्रिन थी उसको बिल्कुल चेंज किया था। ये कहा था कि भारत पे अगर कोई भी आतंकी हमला होता है उसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जैस्मिन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, वो खत्म नहीं हुआ है। उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था। क्या वो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा? जो उस पर पॉज लगा था, क्या उसे रिज्यूम किया जाएगा? देखिए, वो देश की जो सर्वोच्च जो जिसमें सिक्योरिटी का डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो ये डिसीजन लेगी। ये डिसीजन मैं और कोई भी शख्स टीवी पे बैठ के नहीं ले सकते। लेकिन ये क्योंकि देश का जो डॉक्ट्रिन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, पहले क्या होता था कि देश पे बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते थे, जिस तरह से हमने देखा कि जो मुंबई में टेरर अटैक
हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद कोई डिसाइसिव कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आप पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, जब उड़ी आतंकी हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। हमने देखा जब पुलवामा आतंकी हमला होता है, उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाती है बालाकोट में, जहां पर आतंकवादी कैंपों को नस्तो नाबूद किया जाता है। और उसके बाद हाल ही में इसी साल अप्रैल में जब 22 सरन का इंसिडेंट हुआ, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेगुनाह टूरिस्टों को उनका मजहब पूछ पूछ के मारा, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी ये कोई देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए टेरर कैंप्स नहीं थे, पाकिस्तान के डीप इनसाइड पाकिस्तान जो टेरर कैंप्स थे उन पे भारतीय सेना ने, भारतीय हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अटैक किया, हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद ये हालत हो गई थी कि कई दिनों तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती रही और पाकिस्तान घुटनों पे आया। आप देखिए डीजीएमओ पाकिस्तान के ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके इस युद्ध को रोकने की रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद ही भारत ने पॉज किया था इस कंडीशन पे कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर हम खत्म नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत का एक्शन क्या रहेगा, आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात, देश के गृह मंत्री ये बात और देश के रक्षा मंत्री ये बात कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सस्पेंड किया गया है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान को कैसे जवाब देना, देखिए कई चीजों पे कहना कबलस वक्त होगा। हालांकि हमें पता है कि भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अभी भारत की सुरक्षा एजेंसीज, भारत के किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन ने या किसी भी जो लोग इस तरह के बयान दे सकते हैं, किसी ने भी अभी पूरा इशारा नहीं किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं। पाकिस्तान का क्या रोल है, कहां इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, जितना आर्म्स एमिनेशन रेडिकलाइजेशन होती है वो पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान ही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में या भारत के अलग अलग इलाकों में हालात खराब रहें। लेकिन इस इंसिडेंट के तार किस तरह से, कहां से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, जब तक वो पूरा एक डॉसियर तैयार नहीं होगा तब तक कुछ कहना कबलस वक्त होगा। तो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो फिलहाल हमें भी देश के लोगों को भी इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो क्या कहती हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। जी बिल्कुल, मैं राजन जम्वाल जी सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से तेजेंद्र सर ने यहां पर कहा कि पाकिस्तान तो देखिए उसकी नीयत हमेशा खराब रहती है, वो तो हमेशा चाहता है, मौके की तलाश में रहता है कि भारत में पहले जम्मू कश्मीर और उसके बाद अब उसकी नीयत पूरे भारत पर एक तरह से है कि यहां पर हालात खराब हो। लेकिन राजन जम्वाल जी, हालिया दिनों जिस तरह से हमने देखा, या यूं कहा जाए कि 370 के बाद रणनीति इन आतंकियों ने या इनके आकाओं ने बहुत हद तक बदली है। पहले आप देखिए कि कश्मीर से इनके ऊपर शिकंजा कसा गया, जम्मू में इन्होंने अपना रुख किया, जम्मू में इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो अब देश के अलग अलग हिस्सों पर इनकी नजर है। यानी अब रणनीति बहुत तेजी से आतंकी भी बदल रहे हैं। देखिए, बदलते हालात के साथ टेररिस्ट भी अपनी रणनीति बदलेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी बदलेंगे, सुरक्षा एजेंसियां भी बदलेंगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दोनों तरफ से कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का मतलब तो ये मतलब नेचुरल प्रोसेस आप मान के चलिए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, शुरू में भी उन्होंने पहले पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट करवाए हैं, मुंबई में हुआ है, दिल्ली में कई बार हो चुका है। तो जो ये चेंज है ये कोई नई चीज नहीं है, पर पुरानी चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं। जो पहले एक बार पूरे देश में एट विल कर देते थे, तो उसको ये रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब अगर दिल्ली में सक्सेस होते हैं तो हम शायद फिर कानपुर, मतलब लखनऊ, बॉम्बे, कहीं और भी करके देखेंगे। बट अभी सिचुएशन बदली हो गई है, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमन खाली जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं, करीबन देश काफी सक्रिय हैं। पीएफआई मॉड्यूल जो थे वो तकरीबन एक्सपोज हो चुके हैं। अभी वो लोन वुल्फ ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ हरकत हो जाए। बट ये एंड ऑफ द डे, लेकिन ये सर चैलेंज तो अब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। अभी तक तो हम जम्मू कश्मीर में इनके सहयोगी और ये आतंकी होते थे, लेकिन अब आप देखिए कि दायरा कितना बढ़ जाएगा। देश में अलग अलग हिस्सों में अगर ये आतंकी इस तरह से फैले हुए होंगे, आप देखिए कहां जम्मू कश्मीर, कहां हरियाणा का फरीदाबाद, कहां लखनऊ, कहां दिल्ली,
तो ये सर्किल यानी आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, पीएफआई नया नहीं है, सिमी नया नहीं है, ये कई दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और ये इनके तार कुछ हद तक कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे। तो जो हथियार और टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस कुछ हद तक आता था, वो कश्मीर का एक रूट था। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में ये मतलब लोकल इनके जो एलिमेंट्स हैं, वो स्लीपर सेल बोल लो, आप उनको कुछ बोल लो, ये काफी दिनों से फैले हुए थे, पर उनको ऊपर पिछले कुछ सालों में जो चोट हुई है, उससे उनकी स्वेयर डिग्रेडेशन हो गई है, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की डिग्रेडेशन हो गई है। इसीलिए अब ये फोर्स्ड हो गए हैं कि भी कश्मीर से बुला के जो आतंकवादी हैं, उनके थ्रू ये कार्रवाइयां इस प्रकार की कराई जाए। ये छोटे लेवल पे कुछ छोटा मोटा बीच में देखिए एक आधा हो जाएगा, पर ये बड़े लेवल पे जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। दूसरा, भारत को जो ये टाइम लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन है, ये अपनी मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए है। हमें पाकिस्तान को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान को हम कोई सबूत देने की तैयारी नहीं है। जिस दिन हमें थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेशन शक दूर हो गया कि कुछ तार बिल्कुल, ये बात सही है, जैसे कि तेजिंदर सर ने कहा कि सुपर कैबिनेट इसका निर्णय लेगी कि क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। लेकिन देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी थ्योरीज अब इमर्ज हो रही हैं इस ब्लास्ट के बाद। ऑलमोस्ट 2900 केजी का अमोनियम नाइट्रेट और ये ज्वलनशील पदार्थ इस तरह से मिलना, 360 किलो तो फरीदाबाद से मिला है, लेकिन बाकी मुख्तलिफ इलाकों से इसे इकट्ठा किया गया है। जैसा कि अबू ने भी कहा कि अब ये चैलेंज, ये दायरा और बढ़ गया है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इस तरह की कुछ योजना थी, कुछ आतंकी साजिश हो सकती थी, जिसका समय से पहले भांडा फोड़ हो गया और फिर आनन फानन में भी इस लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। एक इस तरह की थ्योरी भी उजागर हो रही है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन की थ्योरी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग को इस तरह से अगर रेडिकलाइज किया जा सकता है, तो फिर जो कम पढ़ा लिखा तबका है उस तक पहुंचना तो सीमा पार बैठे आतंकियों के लिए और आसान होगा। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके साथ सटी हुई हैं। देखिए, एक एक करके लेते हैं। पहले आपने बताया राजन सर, एक मिनट, मैं देवनाथ सर से जवाब ले लेती हूँ, फिर इसका जवाब आपसे लूंगी, प्लीज। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक आतंकवादी संगठन जो है वो अपने लीडरशिप को पढ़े लिखे लोगों में ही ढूंढता है। नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ, या नक्सल मूवमेंट में जो हुआ, या पंजाब में जब आतंकवादी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी हमने देखा कि लीडरशिप कई बार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके हाथ में थी। बहुत बड़ी चीज जो अब खुल के सामने आ रही है कि इन्होंने अलग अलग तरह के, पहले हम सोचते थे कि धमाके आरडीएक्स से होंगे या मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव से होंगे, लेकिन अब इन्होंने कमर्शियली अवेलेबल केमिकल से भी बम बनाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात में जो सीरीन गैस या सीरीन केमिकल बना रहे थे, वो आम कमर्शियली अवेलेबल है। किसी भी हार्डवेयर शॉप में आप जाइए, पंसारी की दुकान में जाइए, आपको वो सब केमिकल मिल जाते हैं। अब जो ये अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है, ये तो एग्रीकल्चर में हर जो इस्तेमाल होता है। कहीं पर भी अगर रबी की फसल लगती है या खरीफ की फसल लगती है, तो किसान को सिर्फ इतना करना होता है कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है दुकान में जाकर कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसको इतना सारा मिल जाता है। उसके पास 10 एकड़ जमीन है, उसको अमोनियम नाइट्रेट इतनी बोरियां मिल जाती हैं। उसको सिर्फ एक रजिस्टर में एंट्री करना होता है कि उसका खसरा नंबर क्या है, कितनी जमीन है और वो कौन सी फसल बोने वाला है। लेकिन अगर ये सब डॉक्यूमेंट ठीक से मेंटेन किए गए हैं, तो आप फरीदाबाद के आसपास के जितने, एक चीज है कि अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाले सारे दुकानों को लाइसेंस लेनी पड़ती है, रजिस्टर्ड होते हैं इस पर्पस के लिए। तो जब फरीदाबाद के आसपास जितने अमोनिया नाइट्रेट बेचने वाले दुकानें हैं, उनको खंगाला जाएगा, तो हो सकता है किसी दुकान से इनपुट मिले कि इन 2900 किलो विस्फोटक इन्होंने किस जाहिर बात है, इन्होंने एक जगह से खरीदा नहीं होगा। इनके सपोर्टर्स होंगे कि इस जगह से ले लिए 100 किलो, वहां से ले लिए 10 बोरी। तो वहां पर खेती के कागजात दिखाने पड़ते हैं, पट्टा नंबर दिखाना पड़ता है, तभी उनको ये बेचा जाता है। तो वहां से भी एक इनपुट मिल सकता है कि इन्होंने 2900 किलो एक्सप्लोसिव कहां से जमा किए। अब बात यह है, क्या देखिए, कल के इस वारदात में मुश्किल से 50 किलो या 60 किलो विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है।
अब बाकी कहां गया? कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया, क्या और भी उत्तर भारत में दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके पटना तक और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, एक सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इन लोगों का काम कर रहा है, उसको अलग अलग कटघरे में रखकर रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जसमीन तेजेंद्र सर से थोड़ा सा मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूं कि सर हमारे समाज में आप देखिए कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और वही डॉक्टर अगर जान लेने लगे और इस तरह की आतंकी सरगर्मियों में जुड़ जाएं, तो ये तो जिस चैलेंज की हम अभी राजन जम्वाल सर से बात कर रहे थे कि ये चैलेंज अब बहुत बढ़ गया है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों की हम बात कर रहे थे, उसमें डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह के, आप देखिए कि कई डॉक्टर हैं, लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर पकड़ी गई और इसके अलावा कई, बिल्कुल कई फिजिशियन और डॉक्टर जो है इसे पकड़े गए, तो ये तो बहुत बड़ा यानी एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है। ये दर्शाता है कि लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन कितना है। जी। देखिए, जब मजहब के नाम पे लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं मजहब के लिए कर रहे हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देख लीजिए कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान मजहब का सहारा लेकर आतंकवादियों को भेज रहा है। कल भी हमने जो ये बात की थी कि किस तरह से आतंकवादियों को मजहब के नाम पे भेजा जाता है, वहां पर उनको रेडिकलाइज किया जाता है, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में सर जो, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। दरअसल नगरोटा और बडगाम में क्योंकि उपचुनाव भी चल रहे हैं और ऐसे में 1 बज गया है, चुनाव आयोग की तरफ से 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। अब वो बहुत अच्छा परसेंटेज है, अगर नगरोटा में देखें तो 50%, बडगाम में अगर देखें तो घाटी में 29.32% अभी तक मतदान हो चुका है। 1 बजे हैं और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि देखिए घाटी में ठंड भी थोड़ी है, जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा दोपहर के अवकात में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। नगरोटा में 50% हो गया है वोटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, नगरोटा और बडगाम, और दोनों का 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो फीसद है, वो अब एक तरह से आ चुका है। नगरोटा में बहुत शानदार वोटिंग परसेंटेज, 1 बजे तक 50% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है 1 बजे तक, और इसके अलावा बडगाम में तकरीबन 30% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, 29.32% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है बडगाम में भी आप देखिए तो बहुत ज्यादा खराब एक तरह से नहीं, लेकिन नगरोटा में वोटिंग फीसद देखते हुए थोड़ा सा बडगाम के लोग पिछड़ रहे हैं। लेकिन शाम होते होते ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ठंड, जिसका जैस्मिन आप जिक्र कर रही थी कि ठंड बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ेगी, तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तक बहुत शानदार है और लोगों में काफी जोशो खरोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में वोटर्स अपने घरों से निकल रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में लगभग 1 साल शामिल से ये दोनों सीटें खाली थी और नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। उनकी बेटी देवयानी राणा मैदान में है और वो भी पोलिंग स्टेशन पहुंची हुई थी और लोगों का उत्साह जोश खरोश देख के वो भी काफी खुश हुई। बडगाम में 3 आगाओं के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिष्ठा सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी अपने एक रणनीतिक तरीके से यहां उतर रही है। तो ये वोटिंग परसेंटेज उपचुनावों के रण का हमने आपको बताया, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन वापस चलते हैं हमारे एक अहम मुद्दे पर जिसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे थे। तेजेंद्र सर से बात हो रही थी, रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा यहां पर चैलेंज उभरता हुआ नजर आ रहा है। तेजेंद्र सर, जिस तरह से अब्बू ने पहले मेंशन किया था। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। जो रेडिकलाइजेशन है कश्मीर में, वो एक बहुत ही चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि लगातार पाकिस्तान जो है उसकी एक मुहिम चलती है कि जम्मू कश्मीर में जो है इस्लाम खतरे में है। इसीलिए आप देख लीजिए, जब से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना शुरू किया है, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो 1947 में ही जब पाकिस्तान का ये कहना था कि जो कश्मीर है, स्पेशली कश्मीर क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और उसे पाकिस्तान में विलय हो जाना चाहिए, लेकिन ये कश्मीर के ही लोग थे जिन्होंने एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। तो वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे एक सेकुलर सोच को लेकर। पाकिस्तान ने जो ट्राइबल इन्वेजन के नाम पे पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था, जिसे ट्राइबल इन्वेजन का नाम दिया जाता है, वो इसी बुनियाद पे था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का विलय जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो थे, सेकुलर लोग थे, और हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी लोग थे, उन्होंने एक यूनिटी बनाई, एक इत्तेहाद बनाया जो पाकिस्तान के इस कम्युनल सोच के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन टाइम टू टाइम पाकिस्तान ने इसी कम्युनल हार्मनी को हार्म करने की कोशिश की। आप देख लीजिए, जब
लेट 80s में कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया लोगों को ये कहने के लिए कि इस्लाम खतरे में है, कश्मीरी पंडितों को डराया गया और कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वहां पर वो चाहते थे कि एक होमोजीनियस सोसाइटी बने जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हो। जितने भी आतंकवादी वहां से आते थे वो मजहब के नाम पे यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करते थे, यहाँ पर आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करते थे कश्मीर घाटी में। तो उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन का दौर रहा, अभी जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन जरिए से आतंकवादियों को कराई जाती है। पाकिस्तान से ऐसे एनक्रिप्टेड एप्स यूज किए जाते हैं जहां से इन आतंकवादी कश्मीर घाटी में यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है। हालांकि मैं कल भी इस बात को ये कह रहा था कि उस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो लगातार मुहिम चला रहा है। इवन आर्मी भी ऐसे कई कैंप्स चला रही है जहां पर यूथ को देश की उन्नति के बारे में, देश की तरक्की के बारे में ये बताया जा रहा है कि अगर आप मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे तो आप लोगों की जो है वो भलाई है। तो उस चीज को जो है काउंटर करने के लिए लगातार पाकिस्तान से रेडिकलाइजेशन जो है वो फैलाई जा रही है। बिल्कुल देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सीमा पर एलओसी पर तो हम डटे ही हुए हैं, लगे ही हुए हैं हथियारबंद आतंकवादियों से निपटने में। इससे पहले हम देखते थे कि सीमा पर ड्रोन ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती थी, हथियारों की बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हथियार तो हमारे देश में रेडिकलाइज करके लोगों से बनवाए जा रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को रेडिकलाइज करके, उनका ब्रेन वॉश करके, जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का आपने जिक्र किया कि हथियार तो अब यहीं बनाए जा रहे हैं, बम्स तो यहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। भले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां टॉप नॉच हैं और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन्हें विफल भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की सुरक्षा पर आज आन पड़ी है, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बुद्धिजीवी वर्ग ज्वाइन कर रहा है रेडिकलाइज्ड मूवमेंट्स को, तो रेडिकलाइज्ड मूवमेंट जो है उनको बुद्धिजीवी वर्ग एक मार्गदर्शन देता है। इस केस में जैसे हम देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, कई जगह हमने देखे इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समाज के प्रतिष्ठित घरों से आए हुए लोग, लेखक, जर्नलिस्ट, वह भी इस तरह के आतंकवादी संगठन के लीडरशिप में पाए गए हैं। इसके लिए समाज को थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब कहीं पर हैं तो हमारा जो पीयर वर्ग है, हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, अगर किसी को लगता है कि उनके साथ काम करने वाले उनके सबऑर्डिनेट्स या उनके सुपीरियर भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो काउंसलिंग के लिए रेफर करना जरूरी है। एक्सट्रीम केस में पुलिस को भी इनपुट दिया जा सकता है। जहां तक हथियारों की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में बड़े पैमाने पर इलीगल हथियार की तस्करी होती है। हमारे जो बॉर्डर है, खासतौर से बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, म्यांमार के साथ बॉर्डर है, वो करीबन पोरस है। जरूरत पड़ने पर कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके से बांग्लादेश से या म्यांमार से भारत में हथियार ला सकता है। बीएसएफ बहुत कोशिश करती है बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने के लिए, लेकिन 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। 3000 किलोमीटर की हमने फेंसिंग की है, बाकी करीबन 1000 किलोमीटर ऐसा अभी भी बांग्लादेश में बॉर्डर है जो कि जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, कीचड़ है, वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है। अब रात के समय पर ये तस्कर हथियार लेकर बाहर अंदर पहुंच जाते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को मालूम है कि देश में अलग अलग शहर हैं, दूर दराज के तबके हैं, जहां पर कि ऑर्डिनरी कट्टा, तमंचा ये सब तो बन ही रहे हैं, और ऑर्डर देने पर आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की भी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है। पुलिस समय समय पर छापा मार के इन लोगों को पकड़ती रहती है। क्या पाकिस्तान बॉर्डर से आर्म्स अंदर आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हर महीने, हर साल कम से कम 10 या 20 ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ाए जाते हैं जो कि अंदर हथियार लेकर आ रहे हैं। इन सब ये छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, एक ड्रोन में 5 किलो 8 किलो का वजन लोड कर सकते हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ से लॉन्च कर देते हैं और इस तरफ ड्रॉप कर देते हैं, जहां पे कि पहले से ही खबर होती है। हमारे यहाँ पर जो काउंटर पार्ट हैं
आतंकवादी सपोर्ट ग्रुप या ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर वो रात को जाके खेत से हथियार को उठा के ले आते हैं। लेटेस्ट खेप राजस्थान में भी पकड़ी गई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं बहुत गरीब होते हैं और चंद पैसों के लालच में, मेरे ख्याल से कुछ हथियारों की फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे, अब मेरठ का नाम ले ही लेता हूँ क्योंकि मेरठ में इस तरह के हथियार हर साल कई बार पकड़े जाते हैं। आप अगर ऐसे फैक्ट्रियों में छापा मारेंगे तो मजदूर हाथ में आ जाते हैं, वो बेचारे वहां पे 500-800 रुपए की दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश उनके जो मालिक होते हैं, जिसका कि वो लेथ मशीन है या जिसका वो फैक्ट्री प्रोमाइस है, वो लोग हाथ में नहीं आते हैं। तो शायद स्टेट पुलिस को भी सीरियसली इन सब मामलों को डील करना पड़ेगा ताकि भारत में जो हथियार एक चीज सर, इसे थोड़ा सा और आगे से हम सर समझना चाहेंगे कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर, कि आखिर बार बार इस तरह की क्या कहीं कोई कमी रह जाती है या कोई गलती हो जाती है? आप देखिए कि मुंबई अटैक कितना बड़ा हुआ, कितने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, पार्लियामेंट पर हमारे यहाँ अटैक होता है, इसके अलावा आप देखिए पुलवामा और पहलगाम, इस तरह के हमले होते रहे और बार बार बड़ी बड़ी बैठकें होती है, मीटिंग होती है, गौर फिक्र इस पर किया जाता है, चर्चा होती है, फिर आखिर इस तरह के हमले क्यों हो जाते हैं या इस पर काबू कैसे पाया जाए? इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं, जाहिर सी बात है कि दुश्मन हमारे सामने जो है वो तो मौके की तलाश में लगा रहता है, लेकिन इसका तोड़ सर क्या है? किस तरह से दुश्मन पर पूरे तौर से काबू पाया जाए? देखिए, हम जब भी दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं, एक दुश्मन पश्चिम में, एक दुश्मन उत्तर में और भारत के अंदर जो खलबली चल रही है। हाँ। हमने पंजाब में देखा था, बहुत दिक्कतें आई थी। हमने नक्सलवाद मूवमेंट को देखा पश्चिम बंगाल में, बहुत दिक्कतें आई थी। नॉर्थ ईस्ट में जो दिक्कतें हैं वो अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रही हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि नक्सलवाद मूवमेंट को आंध्रा और गढ़चिरौली इन एरिया से इसी साल खत्म कर देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज बेहतरीन काम करती हैं। होता यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिखाया जाता है कि प्रोएक्टिव काम करना है, यानी किसी हादसे के पहले ही आप इंफॉर्मेशन दे दो। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिंक्ड था मेरे सर्विस करियर के दौरान, इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर इस तरह के हादसे की प्रायर इंफॉर्मेशन देती हैं। सिर्फ ये होता है कि इंफॉर्मेशन कई बार बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। इंटेलिजेंस का ऐसा रिपोर्ट आएगा, देखिए इस हफ्ते धमाके हो सकते हैं, धमाके पश्चिमी दिल्ली में हो सकते हैं, और धमाके जो हैं वो जैसे मौसम विभाग सर अपनी पेशेंट को ही करता है। लेकिन देवनाथ सर, मेरा सवाल, इसको मैं और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, इसको थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ आपके सवाल को। देवनाथ सर, एक मेरा सवाल ये है कि अगर जो ये आतंकवादी हैं या ये रेडिकलाइज ग्रुप ऑफ पीपल है जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, डॉक्टर वर्ग है, ये अगर राजधानी दिल्ली तक हिमाकत कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, लाल किले के सामने इस तरह का धमाका करना खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, तो फिर हम छोटे शहर जहां पर हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, अयोध्या छोटा सा शहर है लेकिन राम मंदिर देखिए कितनी प्रतिष्ठा का स्थान वहां पर है, काशी वैसे तो छोटा टाउन है लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर अपने आप में एक बड़ी प्रतिष्ठा है वहां पर उसकी। तो ऐसे में अगर ये राजधानी दिल्ली जो कि इतनी खचाखच यहाँ पर सिक्योरिटी, तमाम एजेंसियों के हेड ऑफिस इतनी हिमाकत यहाँ कर सकते हैं, तो फिर उन छोटे शहरों के लिए तो फिर इनका वो 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट, आई थिंक उस माइंडसेट के साथ इन्होंने तैयार किया होगा, इकट्ठा किया होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा बल जो हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, मथुरा से लेके अयोध्या तक सबको चाक चौबंद अलर्ट कर दिया गया है। एक दिक्कत नहीं कहूंगा, चैलेंज जो है दिल्ली में वो है कि दिल्ली में 5 जगह से तो रेलवे लाइंस अंदर आती हैं, यानी रेलवे स्टेशंस। दिल्ली में मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। और तीसरी दिक्कत ये है कि दिल्ली में कम से कम 11 जगह पर नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज दिल्ली के अंदर आती हैं। लाखों गाड़ियां हर रोज दिल्ली में अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। पुलिस कुछ जानकारी मिलने पर इन पर बैरिकेड्स लगा देती है और नजर रखती है, सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि इतनी भी ज्यादा बॉर्डर पोस्ट पर दिल्ली में जो गाड़ियां अंदर आ रही हैं
कि इतनी ज्यादा भी चेकिंग ना की जाए कि पीछे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का जैम लग जाए। टिपिकल एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से नोएडा की जो सड़क है या दिल्ली से गुड़गांव की जो सड़क है, उसमें अगर आपने 5 गाड़ियों के 5 मिनट के लिए रोक लिया तो उसके पीछे 1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम अगले 7-8 मिनट में ही लग जाता है। तो पुलिस को एक बैलेंसिंग आउट करना पड़ता है कि गाड़ी को रोको, अंदर देखो, अंदर देखकर अगर कुछ संदिग्ध नहीं है तो फिर जाने दो। हर गाड़ी को रोक के उसके चेसी को नीचे से चेक करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, और हर गाड़ी को रोककर उसकी डिक्की खोल के चेक करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और रात के समय में ये चैलेंजिंग और ज्यादा हो जाता है। क्या हम इसमें और सीसीटीवी लगाकर, मोबाइल ट्रैकर्स लगाकर और एआई का भविष्य में सहारा ले सकते हैं? उस तरफ काम हो रहा है। अभी कल शाम से जो लीड मिले हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल एआई का भी रहा है। चाहे वो एनआईसी हो, चाहे वो एनटीआरओ हो, वहां के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगे हैं और एआई टूल की मदद से वो जीरो इन होने में मदद कर रहे हैं। भविष्य में जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसीज करेंगी, हम थोड़ा ज्यादा और सक्सेसफुल होंगे किसी अवांछनीय तत्व को पकड़ने में। हम पकड़ना चाहते हैं इनको दुर्घटना के पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये तमाम थ्योरीज हैं किस तरह से पकड़ा जा सकता है, क्या कुछ हो सकता था, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो हुआ। फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडा फोड़ हुआ, भारी मात्रा में वहां से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ और तमाम पहलू हैं, चर्चाएं इस पर होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए देवनाथ सर हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।